नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग OTET पेपर 2 के हिंदी भाग का सटीक अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें एक्यूरेसी रेट आप समझ लीजिए 100% है। निम्नांकित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का महत्वपूर्ण संकेतक है? ये पहला सवाल है। विद्यार्थी का कहानी लिखना और वाचन करना, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का उत्तर देना, विद्यार्थी द्वारा किसी शब्द का अर्थ बताना, विद्यार्थी का मानक वर्तनी लिखना। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ए, विद्यार्थी का कहानी लिखना और वाचन करना। क्योंकि जब एक विद्यार्थी कहानी लिखता है तो कहानी लिखने से पहले वो बहुत सारी कहानियाँ सुनता है या पढ़ता है। तो सुनने और पढ़ने, इन दो कौशलों में उसकी अच्छी पकड़ बन चुकी होती है। फिर वो जब कहानी लिखता है तो सृजनात्मकता के आधार पर वो लेखन कार्य करता है, जिससे उसकी लेखनी भी सुधर जाती है और भाषा कौशल का चौथा जो है वाचन, वो भी उत्तम कोटि की बन जाती है। इसलिए भाषा सीखने का जो महत्वपूर्ण आकलन है वो ए ऑप्शन ही है। अच्छा, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में पाठोपरांत मूल्यांकन की प्रमुख विधियां हैं। अर्थात जब आप किसी छात्र को भाषा शिक्षण, जैसे अगर वो छात्र किसी और भाषा का है और आप उसे किसी और भाषा के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पाठोपरांत अर्थात पाठ पढ़ाने के बाद एवालुएशन के लिए हमें कौन कौन सी विधियां अपनानी है? तो मौखिक, जी हाँ, हम लोग मौखिक सवाल करते हैं। कैसे? पाठ से जुड़े मौखिक सवाल, पूर्व ज्ञान से जुड़े मौखिक सवाल, लिखित प्रश्नोत्तर हम लोग लिखवाते हैं। लिखित, मौखिक और लिखित ये दोनों हैं। इसमें एक एडिशनल है प्रायोगिक। जी हाँ, हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं। कहाँ? तो लैंग्वेज लैब में। कैसे? हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि लिंगुआ फ़ोन है। जी हाँ, LINGUA, लिंगुआ फ़ोन के प्रयोग से हम लोग बच्चों को सही उच्चारण समझाते हैं। एक होता है काइमोग्राफ। काइमोग्राफ के मदद से ये पता लगाया जाता है कि शब्दों का उच्चारण करते समय जीभ कितना ऊपर उठना चाहिए, कितना नीचे, कितनी ऊंचाई, कितनी नीचाई, इस तरीके से और बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग करके हम लोग छात्र को भाषा सही तरीके से सिखाते हैं। तो ऑप्शन डी। रचना शिक्षण के प्रयोग में आने वाली सबसे पुरानी और बुनियादी शिक्षण प्रणाली है। देखिए, प्रश्नोत्तर प्रणाली ये सबसे पुरानी और बुनियादी है। स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि है लेकिन उतनी नहीं। रूपरेखा ये भी नहीं, प्रवचन ये भी नहीं। प्रश्नोत्तर, हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ सवाल उठते ही रहते हैं और उन सवालों के जवाब जब हमें मिलते रहते हैं तो हमारी उत्तरोत्तर इच्छा बढ़ती जाती है कि हम और जानें। और ठीक इसी आधार पर गीता का भी सार हम लोगों को समझ में आता है जब अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल करते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि सबसे पुरानी और बुनियादी शैली मानी जाती है। अब आते हैं अगले सवाल पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन से भाषाई कौशल से अन्य भाषाई कौशलों का उत्तरोत्तर विकास संभव हो पाता है? अर्थात हम लोग जानते हैं 4 भाषाई कौशल है, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। इसमें से किस कौशल से उच्च प्राथमिक अर्थात आप समझ लीजिए 8, 9, 10 के स्तर पर किसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पाया जाता है? तो वो है पठन कौशल। जी हाँ, जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ हमारा वाचन कौशल डेवलप होता है, हम अच्छे वाचक बन जाते हैं। साथ ही साथ अधिक पढ़ लेने के बाद लेखन में हमारी त्रुटियां कम होती है। और जब हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, हमारी जानकारी का स्तर बढ़ जाता है, तो उससे जुड़ा जब हम कुछ और सुनते हैं तो हमारी श्रवणेंद्रियां अर्थात हमें सुनने में भी मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग उससे जुड़े कुछ जानकारी अपने पास पहले से रखते हैं। इसलिए पठन कौशल ही इसका करेक्ट आंसर है।
मातृभाषा शिक्षण की कौन सी पद्धति में छात्रों को पहले लिखना सिखाया जाता है? यह है मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति में सबसे पहले छात्रों को लिखना ही सिखाया जाता है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग 36 से लेकर 40 ये पंक्तियों पर आधारित प्रश्न है। और ये जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है, पुष्प की अभिलाषा। इस कविता का शीर्षक क्या है? पुष्प की अभिलाषा। यही है, करेक्ट आंसर है। फूल की चाह है कि उसे देशभक्तों के पथ पर विसर्जित कर दिया जाए। यहाँ हम देख सकते हैं, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। यही है। कविता में कौन से अलंकार की प्रधानता है? अलंकार देखिए, इसमें मानवीकरण अलंकार है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानवीय गुणों का आरोपण फूल में किया गया है। ओके। कविता में कौन सा स्वर उभर कर सामने आ रहा है? कविता में देश प्रेम की भावना का स्वर उभर कर सामने आ रहा है। मातृभूमि समासिक शब्द का विग्रह होगा। समासिक शब्द जिसे हम लोग कंपाउंड वर्ड कहते हैं, इसका विग्रह होगा मातृ की भूमि, माँ की भूमि, तत्पुरुष समास। ओके। अब 41 से 45 ये एक पैसेज है, और ये पैसेज है बड़े भाई साहब का, और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इससे जुड़े सवालों को हल करते हैं। प्रस्तुत अवतरण में किस विचार पर बल दिया गया है? जैसा कि यहाँ पहले ही मेंशन है, आप यहाँ देख लीजिए, असल चीज़ है बुद्धि का विकास, यहाँ मेंशन है। तो इस अवतरण में किस पर बल दिया गया है? बुद्धि के विकास पर। जी हाँ, आप एजुकेटेड हो जा रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि का विकास सम्यक रूप से नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हुआ कि आप सही शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ओके। 42 गद्यांश के अनुसार रावण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी किया करते थे, रावण की पराजय असंभव थी। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, वह चक्रवर्ती राजा था, यहाँ देख लीजिए, रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। तो इस तरीके से ये वाला सही ऑप्शन है बी, 1, 2 और 3। यदि व्यक्ति ने घमंड किया तो क्या होगा? वह पानी नहीं पी पाएगा, गलत है। वह निर्धन हो जाएगा, ये भी गलत है। वह दीन दुनिया दोनों से जाएगा, जी हाँ, यही है, वह दीन दुनिया दोनों से जाएगा। एक चुल्लू पानी देना मुहावरे का अर्थ है। एक चुल्लू पानी देना मुहावरे का अर्थ हुआ मरणासन को जलांजलि देना, अर्थात मरते हुए व्यक्ति को एक चुल्लू पानी देना, अंजलि में भरकर पानी देना। रावण के सर्वनाश के कारण क्या थे? देख लेते हैं। उसके कुकर्म, जी कुकर्म तो किए थे उसने, रावण ने सीता का अपहरण किया था। उसके अनीतिपूर्ण कार्य, जी हाँ, अनीतिपूर्ण कार्य थे। उसका अभिमान, जी उसका अभिमान भी था। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। अब आते हैं हम लोग 46 नंबर पर। उपासना धीरे धीरे चलती है, इस वाक्य में कौन से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? देखिए, चलती है क्रिया है, और क्रिया से पहले क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है धीरे धीरे। कैसे? तो धीरे धीरे। तो ये हो जाएगा रीतिवाचक, एडवर्ब ऑफ टाइप, रीतिवाचक। मेले में अनेक लोग हैं, वाक्य में अनेक विशेषण कौन से भेद का उदाहरण है? देखिए, अनेक लोग हैं, तो हम लोग काउंट तो किए नहीं हैं, और लोगों को हम लोग काउंट करेंगे तो परिमाणवाचक जो है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्वांटिटी तय की जाती है। अब बहुत सारे लोग हैं तो काउंट करना तो हमारे लिए मुश्किल है, इसीलिए अनिश्चित संख्या वाचक ये सही आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया को चुनिए। देखिए, सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म या ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी होता है। तो बैठना, राम बैठा है,
ये बैठना अकर्मक है। मैंने पुस्तक खरीदी। क्या खरीदी? पुस्तक। खरीदने से पहले किसी कर्म का होना आवश्यक है, इसीलिए यही करेक्ट आंसर है। रमेश दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ने दो। रमेश हंस रहा है, ठीक है, हंसने दो। तो खरीदना ही जो है वो सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित विकल्पों में किस में सह उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? याद रखना है, नहीं हुआ है। सहायता, सहोदर, सहानुभूति, सहकारी। तो देखिए, सह धन उदर, सह धन अनुभूति, इसमें भी हुआ है, और सह धन कारी, इसमें भी हुआ है। नहीं हुआ है तो सहायता में। दिए गए विकल्पों में से 3 पर्यायवाची और एक बेमेल शब्द है। बेमेल शब्द का चयन कीजिए, अर्थात ऑड वन आउट करना है। देखिए, जाह्नवी मतलब गंगा नदी, त्रिपथगा मतलब गंगा नदी, मंदाकिनी मतलब भी गंगा नदी। इसका उत्तर होगा कालिंदी। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्पज्ञ शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द चयन कीजिए। विलोम अर्थात विपरीत, एंटोनिम। अल्पज्ञ मतलब जिसे थोड़ा सा ज्ञान हो, तो अज्ञ मतलब जिसे बिल्कुल ज्ञान नहीं, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता होगा। अल्प मतलब ज़्यादा, बहुज्ञ ये है इसका करेक्ट आंसर। अनभिज्ञ मतलब उसे पता ही नहीं। तो ये तीनों कुछ नहीं होगा, सही आंसर होगा सी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए, अतिशयोक्ति में स पूरा होता है, मत्स्य हम लोग ऐसे लिखते हैं, और उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं, इसीलिए सही शब्द है निरोग। जी, ए नंबर करेक्ट है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ छांटिए। तो गुण के विपरीत नाम होना, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है कि आँख का तो अंधा है और नाम नयन सुख, अर्थात नाम लोगों के बहुत बड़े बड़े होते हैं, गुण बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गुण के विपरीत नाम होने को कहते हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख। चित्रलेखा उपन्यास के रचयिता हैं केवल और केवल भगवती चरण वर्मा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल, किसने कहा? तो भारतेंदु, भारत के चांद हरिश्चंद्र जी ने कहा। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी सीखने का के उद्देश्य है हिंदी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना, सही है। हिंदी भाषा में अन्य विषयों का ज्ञान अर्जन करना, सही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विज्ञान, मैथमेटिक्स, हिंदी भाषा में रोजगार का अवसर पाना, बिल्कुल सही है। तो सभी विकल्प सही हैं, ये होगा। अब आते हैं हम लोग 57 पर। भाषाई कौशल के अंतर्गत छात्र किन 2 कौशलों से अभिव्यक्ति करता है? अर्थात अभिव्यक्ति करने वाले, एक्सप्रेशन करने वाले कौन से भाषा के 2 कौशल हैं? तो वो है बोलना और लिखना। हम बोलकर और लिखकर अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा शिक्षण में व्याकरण का एकमात्र उद्देश्य है विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा के प्रयोग में कुशल बनाना, भाषा के लिखित रूप को परिमार्जित करना, वाचन कौशल को प्रभावी बनाना, भाषा सीखने में मदद करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुद्ध भाषा के प्रयोग में कुशल बनाना या भाषा का शुद्ध प्रयोग करने में कुशल बनाना। कविता शिक्षण से विद्यार्थियों में जी रागात्मक भावों को तुष्टि मिलती है, चित्त वृत्तियों का परिमार्जन होता है, सौंदर्यानुभव की शक्ति बढ़ती है। उपयुक्त सभी विकल्प सही है, क्योंकि कविताएं हमें सचमुच इन तीनों की महत्ता से परिचित करवाती है। कक्षा की बहुभाषिकता के कारण भाषा शिक्षण को ध्यान रखना चाहिए कि वे छात्रों की वित्तीय पृष्ठभूमि की पहचान करें। वित्तीय पृष्ठभूमि अर्थात फाइनेंशियल बैकग्राउंड, छात्रों की मातृभाषा की आधारभूत जानकारी रखें, अर्थात छात्र जिस मातृभाषा से बिलोंग करते हैं उसकी ओवरऑल
या बेसिक जानकारी भाषा अध्यापक को होनी चाहिए। छात्रों को व्याकरण का ज्ञान दे। एक ही शिक्षण पद्धति का प्रयोग करें। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर बहुभाषिक क्लास है तो उसमें भाषा शिक्षक को चाहिए कि वो छात्रों की जो मातृभाषा है उसकी बेसिक जानकारी जरूर रखे। उदाहरण के लिए, अगर उत्तर प्रदेश या बिहार का कोई छात्र उड़ीसा पढ़ने आता है तो यहाँ अगर कोई उड़िया भाषी शिक्षक हिंदी पढ़ाता है और पढ़ाने पढ़ाने में बोल देता है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो लोग तुम्हें गाली देंगे, तो उत्तर प्रदेश और बिहारी में गाली का मतलब स्लैंग हो जाता है, जबकि उड़ीसा में गाली का मतलब होता है डांटना। तो इसीलिए एक आधारभूत जानकारी होगी तो शिक्षक बहुत प्रकार की त्रुटियों से बच जाएगा। तो हम लोग टोटल प्रश्नों का सॉल्यूशन देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।